नमस्कार। और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। सीधी बात करते हैं मणिपुर से आई एक अहम खबर की। केंद्र, राज्य सरकार और कुकी-ज़ो समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर दस्तखत हुए हैं। क्या ये सालों की अशांति के बाद एक नई सुबह का संकेत है? उम्मीद तो हाँ यही की जा रही है। आज हम इसी समझौते की बारीकियों को तो देखेंगे ही, साथ ही कई और अहम विषयों को भी खंगालेंगे। हाँ। हमारे पास हाल के कुछ लेख और संपादकीय हैं जिनमें भारत की उच्च शिक्षा रैंकिंग मतलब NIRF उस पर छिड़ी बहस है। अच्छा। देश की बदलती आबादी का गणित, खासकर जन्म दर और TFR में गिरावट, एंटीबायोटिक दवाओं का जो बेहिसाब इस्तेमाल है उसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, ये दिलचस्प है। फिर GST दरों में जो बड़ी कटौती हुई है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, अमेरिका के टैरिफ वॉर से ग्लोबल साउथ खासकर भारत के लिए क्या मौके बन सकते हैं। और आखिर में मलक्का जल डमरू मध्य की सुरक्षा में सिंगापुर का भारत को साथ लेने का न्योता। इन सब पर बात होगी आज। सही है। और हमारा इरादा यही है कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी और नजरिए हैं उनको निचोड़कर बिल्कुल सरल भाषा में पेश किया जाए, ताकि आजकल की सुर्खियों के पीछे की पूरी कहानी समझ आ सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत मणिपुर शांति समझौते से ही करते हैं। केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के बीच एक नया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO समझौता हुआ है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं रही है ना। इसका इतिहास काफी उलझा हुआ है। हाँ, काफी उलझा हुआ। इसकी जड़ें तो समझिए 1986 के मिजो समझौते तक जाती हैं, जब कुकी बहुल इलाकों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। अच्छा। फिर 90 के दशक में हमने वो दर्दनाक कुकी नागा संघर्ष देखा। 2008 में पहला SOO समझौता हुआ तो था, लेकिन जमीनी शांति पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई। और पिछले साल नई 2023 में वो मैतेई समुदाय को ST दर्जे की सिफारिश के विरोध में जो मार्च हुआ, उसके बाद हिंसा बुरी तरह भड़क उठी थी। राज्य हिल गया था पूरा। और दिलचस्प बात यह कि ये नया समझौता तब हुआ है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा भी जल्दी, शायद 13 सितंबर को होने वाली है। इस नए समझौते में ऐसा क्या खास है जो पिछली कोशिशों से अलग हो? देखिए, इसमें कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने पर स्पष्ट जोर है। ठीक। दूसरी, और ये अहम है, विद्रोही शिविरों को आबादी वाले इलाकों, राष्ट्रीय राजमार्गों और संघर्ष की आशंका वाली जगहों से दूर ले जाने की बात है। पहले 14 कैंप्स के, अब KNO और UPF दोनों के लिए 6-6 कैंप होंगे। KNO मतलब कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और UPF यानी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। ये जमीनी टकराव कम करने में मददगार हो सकता है। ये कैंप्स को हटाना महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। तीसरी बात, सभी कैडरों का आधार वेरिफिकेशन होगा और विदेशी लड़ाकों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अच्छा। और चौथी, शायद सबसे जरूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलने पर सहमति बनी है। ये पिछले करीब 2 साल से मैतेई समुदाय के आवाजाही के लिए लगभग बंद था और उनकी एक बड़ी शिकायत थी ये। हाँ, ये NH2 का खुलना तो वाकई बहुत बड़ी बात होगी अगर ये जमीन पर उतरता है। अच्छा, इस समझौते में शामिल मुख्य किरदार कौन है? जाहिर है केंद्र और राज्य सरकारें तो हैं ही। हाँ, वो तो है ही। कुकी-ज़ो पक्ष की तरफ से देखें तो KNO और UPF के साथ साथ कुकी-ज़ो काउंसिल जैसे नागरिक समाज समूह भी बातचीत में शामिल रहे हैं। दूसरी तरफ मैतेई समुदायों में COCOMI और अरामबाई तेंगोल जैसे समूह मुखर रहे हैं, हालांकि वे सीधे समझौते के पक्षकार नहीं हैं। सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय रही है और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, जो पहले गृह सचिव भी रह चुके हैं, उनकी मध्यस्थता अहम रही है। तो फौरी तौर पर तो राजमार्ग खोलना, विश्वास बहाली, कैंपों की निगरानी, ये सब प्राथमिकताएं होंगे। बिल्कुल, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। सही कहा। जैसे कि अलग प्रशासन की मांग, जो कुछ कुकी विधायक अभी भी उठा रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। हाँ, वो मुद्दा अभी भी हवा में है। और उन 6000 से ज्यादा लूटे गए हथियारों का क्या होगा? उनकी बरामदगी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। साथ ही 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उनका पुनर्वास कैसे होगा? ये सब बातें समझौते के भविष्य के लिए अहम होंगी। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए। ये समझौता एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, पर इसकी असली परीक्षा इसके लागू होने में होगी। क्या राजमार्ग सच में और सुरक्षित रूप से खुल पाता है? क्या दोनों समुदाय इसे जमीनी स्तर पर स्वीकार करते हैं? क्या लूटे गए हथियार वापस आते हैं? और क्या इससे स्थायी शांति का माहौल बन पाता है?
ये पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया के लिए एक नाजुक लेकिन उम्मीद भरा मोड़ है। चलिए अब रुक करते हैं शिक्षा के मैदान की तरफ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2025 के नतीजे आ गए हैं और IIT मद्रास ने तो जैसे रिकॉर्ड बनाने की आदत ही डाल ली है। हाँ बिल्कुल, लगातार 7वीं बार ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर और 10वीं बार इंजीनियरिंग में नंबर 1। ये वाकई शानदार प्रदर्शन है। शानदार है। हाँ, IIT मद्रास की ये निरंतरता काबिले तारीफ है। लेकिन इस बार रैंकिंग से ज्यादा चर्चा मुझे लगता है शिक्षा मंत्री के एक बयान ने बटोरी है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने रैंकिंग तय करने में सहकर्मी धारणा यानी पीयर परसेप्शन को जो 10% वेटेज दिया जाता है उस पर सवाल उठाया है। पीयर परसेप्शन? हाँ। अच्छा। चिंता ये है कि ये मापदंड व्यक्तिपरक है। मतलब इसमें बड़े शहरों या ज्यादा नामी निजी संस्थानों को उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से फायदा मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है। भले ही छोटे शहरों या सरकारी संस्थानों का अकादमिक कम बेहतर हो। अच्छा, तो ये पीयर परसेप्शन का पेज है। वैसे NIRF में 5 और पैरामीटर्स भी हैं, जैसे टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। हाँ, आउटरीच, समावेशिता, रिसर्च का प्रभाव, ये सब है। और इनमें तो IITs और ISC जैसे संस्थान आगे रहती हैं। तो मंत्री जी ने इसकी जगह किन चीजों को शामिल करने का सुझाव दिया है? उन्होंने जैसे स्टार्टअप और उद्यमिता में संस्थान का क्या योगदान है, इंडस्ट्री के साथ कितनी मजबूत भागीदारी है, पूर्व छात्रों की क्या उपलब्धियां हैं, ऐसे ज्यादा ठोस और मापने योग्य संकेतों को शामिल करने की बात कही है। ये तो प्रैक्टिकल लगता है। और साथ ही एक राष्ट्र एक डेटा का विचार भी है, ताकि सभी संस्थान एक ही फॉर्मेट में डेटा दें जिससे तुलना आसान और निष्पक्ष हो। अच्छा। मकसद साफ है, संस्थानों का मूल्यांकन उनकी असल काबिलियत और समाज पर पड़ने वाले असर के आधार पर हो, न कि सिर्फ उनकी पुरानी साख या धारणा के आधार पर। और इस बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या ये सिर्फ भारत की बात है या कहीं और भी ऐसा हो रहा है? नहीं, ये एक वैश्विक चलन भी है। दुनिया भर में यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम अब सिर्फ एकेडमिक प्रकाशनों से आगे बढ़कर देख रहे हैं। अच्छा। वे देख रहे हैं कि कोई संस्थान इनोवेशन में कितना आगे है, स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में उसका क्या योगदान है। कोशिश ये है कि रैंकिंग सिर्फ मुकाबला ना बढ़ाएं, बल्कि संस्थानों को असल में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। हाँ, ये अच्छी सोच है। हाँ, इसमें चुनौती ये रहेगी कि संस्थान सिर्फ रैंकिंग के लिए आंकड़ों में हेरफेर न करने लगे और पारदर्शिता बनी रहे। इसका एक और संभावित फायदा ये हो सकता है कि जो संस्थान सामाजिक रूप से पिछड़े इलाकों में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी पहचान मिले। ठीक है, अब जरा देश की आबादी के बदलते मिजाज पर नजर डालते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यानी SRS 2023 की रिपोर्ट कुछ हैरान करने वाले आंकड़े लाई है। हाँ, काफी अहम फाइंडिंग्स हैं। भारत की क्रूड बर्थ रेट यानी अशोधित जन्म दर 2022 में 19.1/1000 थी, जो 2023 में घटकर 18.4 रह गई। और इससे भी बड़ी बात, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर 2.0 से गिरकर 1.9 पर आ गई है। ये 2 साल में पहली गिरावट है। जरा आसान भाषा में समझाएं कि ये CBR और TFR आखिर हैं क्या? जरूर। CBR का सीधा मतलब है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने जीवित बच्चे पैदा हुए। ठीक है। TFR थोड़ा अलग है। ये बताता है कि एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में आमतौर पर 15 से 49 साल की उम्र तक औसतन कितने बच्चों को जन्म देगी। अच्छा। किसी भी आबादी को सिर्फ जन्म और मृत्यु के आधार पर स्थिर रखने के लिए, मतलब बिना माइग्रेशन के, TFR लगभग 2.1 होना चाहिए। इसे रिप्लेसमेंट लेवल यानी प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। 2.1? हाँ, भारत का TFR अब 1.9 पर आ गया है। इसका मतलब है कि देश सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी के दौर में है, यानी औसतन महिलाएं इतने बच्चे पैदा नहीं कर रही कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की जगह ले सके, सिर्फ जन्म दर के आधार पर। 1.9? ये तो वाकई रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया। और राज्यों में तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसा आपने बताया, बिहार में TFR 2.8 है, तो दिल्ली में सिर्फ 1.2। हाँ, ये अंतर बहुत बड़ा है। रिपोर्ट में ये भी है कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में TFR 2.1 से कम है। 18 राज्यों में? हाँ, और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है देश में बुजुर्गों की आबादी का बढ़ना, मतलब 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का।
2022 में ये कुल आबादी का 9.0% थे, जो 2023 में बढ़कर 9.7% हो गए हैं। लगभग 10% आबादी। और केरल इसमें सबसे आगे है, जहां 15% आबादी 60+ है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जाहिर है, सबसे पहला असर तो बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, ये जो राज्यों के बीच इतना फर्क है, ये भी एक चुनौती है। कहीं आबादी तेजी से बढ़ रही है तो कहीं घट रही है। और एक और चिंता जो रिपोर्ट में जाहिर की गई है, वो नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS और मृत्यु के कारणों का मेडिकल सर्टिफिकेशन MCCT से जुड़ा डेटा, वो समय पर जारी नहीं हो रहा। हाँ, और इससे योजनाएं बनाने में दिक्कत आती है। ये सभी गंभीर चिंताएं हैं। भविष्य में वर्किंग एज पॉपुलेशन पर निर्भर लोगों यानी बच्चों और बुजुर्गों का अनुपात बढ़ेगा, जिसे डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। इससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ेगा। इसके लिए एक बहुआयामी रणनीति चाहिए। जहां TFR कम है, वहां कामकाजी परिवारों, खासकर महिलाओं के लिए बेहतर समर्थन नीतियां हों। सही है। जहां TFR ज्यादा है, वहां परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता सुधरे। बुजुर्गों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का ढांचा बने। और सबसे जरूरी, नीतियां बनाने के लिए सही समय पर भरोसेमंद डेटा उपलब्ध हो। बिल्कुल। अब एक ऐसे कनेक्शन पर बात करते हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। एंटीबायोटिक दवाएं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। एक लेख आगाह कर रहा है कि भारत में एंटीबायोटिक का जो अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, वो हमारे दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। ये भला कैसे जुड़ा है? यह एक बेहद अहम और चिंताजनक मुद्दा है, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। और क्या भारत में वाकई एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग इतना ज्यादा है? सुनने में आया है कि बाजार में बिकने वाली लगभग आधी दवाएं तो ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जिन्हें मंजूरी ही नहीं मिली। हाँ, ये आंकड़े चिंताजनक है। देखिए, एंटीबायोटिक्स का काम बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, वे अच्छे बुरे में भेद नहीं करती और हमारी आंतों में पल रहे लाखों करोड़ों फायदेमंद बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देती हैं। इससे हमारी आंत का माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीवों का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। इस असंतुलन को डिस्बियोसिस कहते हैं, मतलब माइक्रोबियल विविधता का नुकसान। डिस्बियोसिस। हाँ, अब समझने वाली बात यह है कि हमारी आंत और हमारा दिमाग लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, एक जटिल नेटवर्क के जरिए, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। यानी आंत की बैक्टीरिया का असंतुलन दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? इसके कई रास्ते हैं। पहला, हमारे आंत के कई बैक्टीरिया सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं। डिस्बियोसिस से इनका उत्पादन बाधित हो सकता है। दूसरा, आंत की अंदरूनी परत कमजोर पड़ सकती है, जिससे शरीर में हल्की लेकिन लगातार सूजन बनी रह सकती है। यह सूजन खून के रास्ते दिमाग तक भी पहुंच सकती है। अच्छा। तीसरा, हमारी आंत वेगस नर्व नाम की एक बड़ी तंत्रिका के जरिए सीधे दिमाग से जुड़ी है। आंत का माहौल बिगड़ने पर दिमाग को गलत सिग्नल जा सकते हैं। NIMHS और एम्स जैसे संस्थानों में जो शोध हो रहा है, वो इस गट ब्रेन एक्सिस में गड़बड़ी को चिंता, अवसाद और यहाँ तक कि याददाश्त और सीखने की क्षमता में कमी से जोड़कर देख रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। भारत में लोग इतनी आसानी से एंटीबायोटिक्स क्यों खा लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? कई मिले जुले कारण हैं। एक तो जानकारी का अभाव और खुद से दवा लेने की प्रवृत्ति बहुत आम है। लोगों को लगता है एंटीबायोटिक हर मर्ज की दवा है, तुरंत आराम मिलेगा। हाँ, ये मानसिकता तो है। दूसरा, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में डॉक्टर तक पहुंच सीमित है, तो लोग सीधे दवा की दुकान पर जाते हैं। तीसरा, कई बार फार्मासिस्ट भी बिना डॉक्टर की पर्ची के या गैर जरूरी होने पर भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, शायद बिक्री बढ़ाने के लिए। और कभी-कभी डॉक्टर भी दबाव में या आदतवश हल्की बीमारियों में भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं। वो अस्वीकृत फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDCs का बाजार में होना भी एक बड़ी समस्या है। तो इससे बचने और अपनी आंत को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर तो खान पान का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। फाइबर से भरपूर चीजें खाएं, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ठीक, दही, छाछ, इडली, डोसा, कांजी, अचार जैसे फर्मेंटेड यानी खमीर उठे खाद्य पदार्थ खाएं। इनमें प्राकृतिक रूप से अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स। हाँ, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी लें, जो इन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है, जैसे प्याज, लहसुन, केला।
नियमित कसरत करें और तनाव को मैनेज करना सीखें। लेकिन जैसा लेख इशारा करता है, यह सिर्फ व्यक्तिगत आदतों का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने होंगे, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गट ब्रेन एक्सेस और एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल को लेकर बड़ा जन जागरूकता अभियान चले। स्कूली पाठ्यक्रम में माइक्रोबायोम विज्ञान को शामिल किया जाए। एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही हो, इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए। इसमें CDSCO की भूमिका अहम होगी। हाँ, ये जरूरी है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवाओं के बेअसर होने की समस्या की निगरानी बढ़ाई जाए। भारतीय आबादी पर केंद्रित माइक्रोबायोम रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़े और डॉक्टरों को एंटीबायोटिक प्रबंधन यानी एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप की ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा। मतलब उन्हें सिखाया जाए कि एंटीबायोटिक्स कब, क्यों और कौन सी देनी है, ताकि उनका बेवजह इस्तेमाल रुके। ये एक व्यवस्थागत चुनौती है जिसका हल भी व्यवस्थागत ही होगा, वरना ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बोझ को और बढ़ाएगा। चलिए अब गियर बदलते हैं और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। 56वीं GST परिषद की बैठक के बाद माहौल काफी गर्म है। GST दरों में बड़ी कटौती को हरी झंडी मिली है, जिससे कुछ लोग GST 2.0 का नाम दे रहे हैं। हाँ, ये काफी बड़ा कदम है। ये फैसला क्यों लिया गया, खासकर ऐसे समय में जब सुनने में आ रहा है कि निर्यात और निजी निवेश थोड़े नरम हैं? इसका सीधा सा मकसद है घरेलू खपत को सहारा देना। जब टैक्स घटता है तो चीजें सस्ती होती हैं, लोगों की जेब में पैसा बचता है या वे ज्यादा खरीद पाते हैं। हाँ, इससे मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। खासकर जब बाहरी मांग और निवेश कमजोर हो तो घरेलू खपत ही अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकती है। ये कदम उसी दिशा में है। तो क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? किन चीजों पर असर पड़ेगा? सबसे अहम बदलाव ये है कि वो जो 28% वाला सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब था, उसे लगभग खत्म कर दिया गया है। ज्यादातर चीजें अब 18% के स्टैंडर्ड रेट पर आ गई हैं। अच्छा। रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें जो पहले 12% या 18% पर थीं, अब 5% के स्लैब में आ गई हैं। सिर्फ कुछ गिनी चुनी डीमेरिट या लग्जरी वस्तुएं ही 40% के नए स्लैब में रखी गई हैं। 40%? जैसे महंगी मोटरसाइकिलें, कुछ लग्जरी परिधान वगैरह। एक और बड़ी राहत है कि व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर से GST हटा दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है आम आदमी के लिए। बिल्कुल। साथ ही उल्टे शुल्क ढांचे मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को भी ठीक करने की कोशिश की गई है। ये वो स्थिति होती है जब कच्चे माल पर टैक्स तैयार माल से ज्यादा हो जाता है। हाँ, जैसे मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत होती थी। हाँ, उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में मुश्किल होती थी। अब इसमें आसानी होगी। अच्छा, तो आम आदमी के लिए कौन सी चीजें सस्ती होंगी? साबुन, टूथपेस्ट, छोटे अप्लायंसेस 5% पर आ जाएंगे। हाँ, AC, TV जैसे बड़े सामान 28% से 18% पर। छोटी कारें पेट्रोल 1200 सीसी से कम, डीजल 1500 सीसी से कम, बिना सेस के 18% पर। जी हाँ। ये तो काफी बड़ी राहत लगती है। खेती के उपकरण, खाद 5% पर, सीमेंट 18%, पहले 28% था। और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण 5%, पहले 12% था। पर इससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल। अनुमान है कि इससे सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, राज्यों को GST लागू होने के शुरुआती सालों में राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जो मुआवजा उपकर मिलता था, कॉम्पेंसेशन सेस, हाँ, उसे अब आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि राज्यों को अब अपने राजस्व प्रबंधन में ज्यादा आत्मनिर्भर होना होगा। तो जोखिम यही है, एक तो राज्यों की माली हालात पर असर, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या कंपनियां टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी या वे कीमतें कम ना करके अपना मुनाफा बढ़ा लेंगी। अतीत में ऐसा देखा गया है। हाँ, ये हमेशा एक डर रहता है। इसीलिए शायद राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA, जिसे बीच में भंग कर दिया गया था, उसे किसी ना किसी रूप में फिर से सक्रिय करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि टैक्स कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। ये कदम अगर बजट 2025 में हुई आयकर कटौती के साथ मिलकर काम करे तो त्योहारी सीजन से ठीक पहले खपत को एक डबल डोज दे सकता है। ये भारत की घरेलू मांग पर निर्भरता बढ़ाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। अच्छा, अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। एक विश्लेषण कहता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दुनिया भर में टैरिफ लगाए थे, वो असल में भारत और बाकी ग्लोबल साउथ के लिए एक मौका हो सकते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है। ट्रंप के टैरिफ तो काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने किन किन पर निशाना साधा था? हाँ, 2018 से उन्होंने शुरुआत की थी।
स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाकर। फिर चीन के साथ एक पूरा व्यापार युद्ध ही छिड़ गया। बाद में उन्होंने यूरोपीय संघ, भारत समेत करीब 70 व्यापारिक भागीदारों पर अलग अलग शुल्क लगाए। इसमें हाल ही में भारत से रूसी ऊर्जा से जुड़े कुछ आयातों पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है, जिससे उन पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। बाप रे। पर उन्होंने ये सब किया क्यों? क्या वजह थी? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, घरेलू राजनीति। अपने वोट बैंक को दिखाना कि वे अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा, आर्थिक लीवरेज। दूसरे देशों पर दबाव बनाकर उनसे बेहतर व्यापार समझौते करना। तीसरा, भू राजनीतिक लक्ष्य, जैसे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और रूस पर आर्थिक दबाव बनाना। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में ही उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ गईं, दुनिया भर में सप्लाई चेन बाधित हुईं, व्यापार के रास्ते बदलने लगे और WTO जैसे बहुपक्षीय व्यापार नियमों पर आधारित व्यवस्था कमजोर हुए। तो फिर इसमें ग्लोबल साउथ के लिए अवसर कहाँ से आया? ये तो नुकसानदायक लगता है। अवसर छुपा है इसी उथल-पुथल में। जब एक प्रमुख बाजार जैसे अमेरिका इस तरह के एक तरफा और मनमाने कदम उठाता है, तो दूसरे देशों को अपनी निर्भरता कम करने और नए विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाँ, बात तो सही है। यहीं ग्लोबल साउथ, जिसमें भारत भी शामिल है, के लिए मौके हैं। पहला, व्यापार में विविधता लाना। सिर्फ अमेरिका या चीन पर निर्भर रहने के बजाय अपने क्षेत्रीय गुटों जैसे सार्क या RCEP को मजबूत करना। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में पैठ बनाना। दूसरा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। तीसरा, WTO जैसे मंचों पर एकजुट होकर विकसित देशों की संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और निष्पक्ष नियमों के लिए लड़ना। और चौथा, कुल मिलाकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना, मतलब अपनी विदेश और व्यापार नीति तय करने में ज्यादा आजादी हासिल करना। तो भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या रणनीति अपनानी चाहिए? लेख का सुझाव है कि भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को यथार्थवादी नजरिए से देखना चाहिए और ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि वो हमेशा एक भरोसेमंद सहयोगी रहेगा। भारत को भेदभावपूर्ण टैरिफ का कूटनीतिक और कानूनी रूप से विरोध करना चाहिए। साथ ही यूरोपीय संघ, आसियान, अफ्रीका जैसे अन्य महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ अपनी बहुध्रुवीय विदेश नीति को और मजबूत करना चाहिए। और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हाँ, सबसे जरूरी अपने अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूत बनाना, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। ये संकट असल में भारत के लिए दुनिया में अपनी जगह को फिर से परिभाषित करने और अपने व्यापार संबंधों को नए सिरे से ढालने का एक मौका हो सकता है। और आखिर में बात करते हैं भारत सिंगापुर संबंधों में एक नई गर्माहट की। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सिंगापुर यात्रा के दौरान एक अहम घोषणा हुई। सिंगापुर ने मलक्का जलडमरू मध्य की गश्त में भारत की भागीदारी का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया है। ये मलक्का जलडमरू मध्य इतना खास क्यों है? मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक है। यूँ समझिए, ये हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला मुख्य समुद्री हाईवे है। हाईवे? अच्छा, दुनिया का लगभग 1/4 व्यापारिक जहाज़ों का ट्रैफिक और लगभग 40% समुद्री तेल परिवहन इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। आप समझ सकती हैं कि इसकी सुरक्षा कितनी अहम है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ होने वाली कोई भी गड़बड़ी, चाहे वो समुद्री डकैती हो, तस्करी हो या आतंकवाद, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। क्या इस इलाके की सुरक्षा के लिए पहले से कोई व्यवस्था है? हाँ, यहाँ तटवर्ती देश इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मिलकर आइज इन द सी, आइज इन द स्काई और आइज इन द पोर्ट जैसे कार्यक्रमों के तहत आपसी सहयोग से निगरानी और गश्त करते हैं। अच्छा। अब भारत की नौसेना के शामिल होने से साझा प्रयास को और बल मिलेगा। भारत की एक सक्षम ब्लू वाटर नेवी है और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस जलडमरू मध्य के मुहाने पर ही स्थित है, जिसे हमारी पहुंच आसान है। हाँ, ये लोकेशन का फायदा है। बिल्कुल। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ने से समुद्री खतरों का ज्यादा प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या इसमें कोई पेंच भी है? सकारात्मक पहलू देखें तो इससे समुद्री डकैती, अवैध तस्करी और आतंकवाद पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियमों पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करेगा और भारत की भूमिका को एक नेट सुरक्षा प्रदाता के तौर पर स्थापित करेगा।
हाँ, कुछ संभावित चुनौतियां भी हैं। चीन इसे अपने खिलाफ बढ़ती घेराबंदी के तौर पर देख सकता है और शायद प्रतिक्रिया दे। ये तो हो सकता है। साथ ही इस साझा गश्त के लिए संचालन के नियम और कानूनी पहलुओं को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा ताकि भविष्य में किसी तरह का भ्रम या विवाद ना हो। और ये कदम भारत सिंगापुर के बीच बढ़ते व्यापक सहयोग का ही एक हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल। इस यात्रा के दौरान हरित ऊर्जा, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा प्रौद्योगिकी जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, अनमैन्ड वेसल और पनडुब्बी बचाव टेक्निक शामिल हैं और समुद्री सुरक्षा पर कई और समझौते भी हुए। आपने सही जोड़ा। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम है। ये दिखाता है कि भारत और सिंगापुर जैसे समान विचारधारा वाले देश रणनीतिक जरूरतों और आर्थिक सहयोग को एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब जरूरत है कि इस घोषणा को सफल बनाने के लिए विस्तृत ऑपरेशनल एग्रीमेंट्स और नियमित समन्वय पर तेजी से काम किया जाए। तो आज हमने कई बड़े कैनवस पर फैली तस्वीरों को देखा। मणिपुर में शांति की एक नाजुक कोशिश, भारत की शिक्षा रैंकिंग पर पुनर्विचार, देश की बदलती आबादी की चुनौती और मौके, एंटीबायोटिक और मानसिक सेहत का वो अनदेखा रिश्ता, वैश्विक व्यापार की बिसात पर भारत के लिए नए दाव और हिंद प्रशांत में सुरक्षा के लिए बढ़ता सहयोग। ये सारी कड़ियां मिलकर भारत की कह सकते हैं 2025 की एक तस्वीर बनाती हैं। एक ऐसा देश जो अपनी आंतरिक जटिलताओं, चाहे वो सुरक्षा हो, सामाजिक संतुलन हो या स्वास्थ्य, उनसे जूझ रहा है और साथ ही तेजी से बदलती बाहरी दुनिया में अपनी भूमिका, अपने रिश्तों और अपनी जगह को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं सोचने के लिए। एक तरफ हम जीएसटी कटौती जैसे कदमों से घरेलू खपत को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ जैसी वैश्विक चुनौतियां हमें व्यापार में विविधता लाने और शायद आत्मनिर्भरता की ओर और झुकने को कह रही हैं। हाँ, ये एक दुविधा जैसी स्थिति है। ऐसे में आने वाले सालों में भारत इस आत्मनिर्भरता और वैश्विक दुनिया से जुड़ाव के बीच वो सही संतुलन कैसे साधेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।